हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी उसमें हमने ऑफ़र डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो देखते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। सबसे पहले है डेफिनेशन एक्सेप्टेंस की। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था कि ऑफ़र में एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होता है और एक प्रॉमिस होता है। तो एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि जब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है प्रॉमिसी, उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस मानी जाती है और उस ऑफ़र को वैलिड एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। अगर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऑफरी उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। ना ही उसको हम कह सकते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट। अगर आप एक वैलिड एग्रीमेंट चाहते हैं तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे ज़रूरी है। उसमें अब देखिए यहाँ पे क्या डिस्कस किया हुआ है कि द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। जिसने भी ऑफर बनाया है उसको हम प्रॉमिसर कहेंगे और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम प्रॉमिसी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी को कहता है कि वो अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है। बी ए के को रिप्लाई देता है कि वो उस कार को 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेड माना जाएगा और ये बी की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इसके बाद है यहाँ पर हु कैन एक्सेप्ट, कि एक्सेप्ट कौन कर सकता है। जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ए ने बी को कहा है तो अब इस ऑफ़र को बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। ये सिचुएशन होती है जब एक जो ऑफ़र है वो जनरल ऑफ़र की बजाय स्पेसिफिक ऑफ़र होता है। स्पेसिफिक ऑफ़र में क्या होता है कि उसी पर्सन को एक्सेप्ट करना होता है जिसके लिए वो ऑफ़र रखा गया है। जनरल ऑफ़र में उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि एक बस खड़ी है दिल्ली से हम कहें हिसार जाने के लिए, तो जो उसमें बोर्ड हो जाता है इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ़र को। तो ये एक जनरल टाइप का एग्रीमेंट था और इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक है, जैसे ये था ए ने बी के लिए ही करा है तो बी को ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि कौन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इसमें अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे रूल्स एक्सेप्टेंस के। पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करी गई है प्रॉमिसी के द्वारा वो कैसी होनी चाहिए, जैसी जैसी कि जैसा ऑफ़र सामने वाले ने दिया था एज इट इज़ उसी सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड करता है तो हम उसको काउंटर ऑफ़र कहेंगे और फिर वो एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से पूरा का पूरा रिन्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर किसी चीज़ के लिए ए बी को कहता है कि आप मुझसे समझ लीजिए ये वॉच है, 1000 रुपये में मैं इसको बेचना चाहता हूँ। बी कहता है कि नहीं, मैं इसको 800 रुपये में ख़रीदूँगा। तो अब ये बी की तरफ से काउंटर ऑफ़र है। इसकी जो कंडीशंस हैं वो पहले की तरह सेम नहीं है और ये हम कहेंगे कि उस तरह से वैसा का वैसा ऑफ़र नहीं है, ना ही एक एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा से ऑफ़र फ्रेम करा जाएगा। तो इसको अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा जब तक कि इस ऑफ़र को रीन्यू नहीं किया जाता। तो इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सेकंड जो रूल है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इससे मतलब ये है कि अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है ऑफ़र, तो जो भी सामने वाले ने सिचुएशंस बताई थी, प्रॉमिसर ने कहा था कि जैसे प्रॉमिसर ने कहा है कि मुझे टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करना है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो टेलीग्राफ के थ्रू ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसके लिए टाइम लिमिट सेट की है कि 1 मंथ के अंदर अंदर करना है तो 1 मंथ के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो फिर एक एप्रोप्रिएट टाइम और एप्रोप्रिएट मैनर में उनको कंसीडर करना होगा। एप्रोप्रिएट टाइम और एप्रोप्रिएट मैनर जो है वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह की है। फिर उसके बाद ये जो थर्ड यहाँ पे रूल है वो है
द प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूजल। जिसने भी प्रपोज करा है वो ये नहीं बता सकता कि रिफ्यूज़ करने का मेथड क्या होगा, क्योंकि जब सामने वाले ने रिफ्यूज़ ही कर दिया है तो वो सामने वाला उसको ये नहीं बता सकता कि आपको किस तरह से इसको रिफ्यूज़ करना है। वो उसको एक्सेप्ट करने का तरीका बता सकता है, रिफ्यूज़ करने का नहीं बता सकता। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके तरीके से जो भी उसने प्रिस्क्राइब करा है, जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। बट रिफ्यूज़ल का जो तरीका है वो ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेट करे ही करे या बताए ही बताए। अगर आपने जैसे समझ लीजिए ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया है और बी ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ़र को। ये रिफ्यूज़ल है, और रिफ्यूज़ल जो है वो कम्युनिकेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। उसका रिफ्यूज़ ना करना या उसको ना बताना अपने आप में ऑफ़र का हम ये कहें कि माना जाना या एक्सेप्ट किया जाना नहीं माना जाएगा। तो ये थी इसके रूल की, एक्सेप्टेंस के। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल है एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑफ़र है वो एक बार अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब वहीं पर ऑफ़र ख़त्म हो गया है। जैसे ए ने बी के लिए कोई समझ लीजिए ऑफ़र दिया था और बी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। अब रिफ्यूज़ करने के बाद बी अगर दोबारा उसको करना चाहता है, एक्सेप्ट करता है बाद में, तो फिर से उसको रीन्यू करना पड़ेगा। हम उसी को दोबारा से एज़ इट इज़ सिचुएशंस में और एज़ इट इज़ सर्कमस्टांसेस में नहीं माना जा सकता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि ए जो है वो बी को ऑफ़र करता है कि ए बी को ऑफ़र करता है कि वो 1000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से मान लीजिए कोई भी शुगर है या कोई और भी कमोडिटी है वो बेचना चाहता है। बी उसको वापस लिखता है कि वो इसको 750 के हिसाब से खरीदेगा। तो बी उसका प्रपोज़ल जो ए है बी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देता है। फिर बी दोबारा से टेलीग्राम भेजता है कि वो उसको 1000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदने के लिए राजी है। अब देखिए इस सिचुएशन में ए उस चीज़ को मानने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि ए ने जब प्रपोज़ल भेजा था बी को, बी ने उसको 750 की कह के दोबारा से भेजा था और ए ने उसको मना कर दिया था। वो प्रपोज़ल वहीं ख़त्म हो गया था। अब जब बी दोबारा से 1000 की बात कर रहा है तो वो दोबारा से नए प्रपोज़ल के थ्रू हो सकता है। तो इस तरह इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रीन्यूड। जब तक इसको दोबारा रीन्यू नहीं कर लिया जाता तब तक उसको एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंडीशन या रूल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जो भी एक्सेप्टेंस है या एक्सेप्ट करा है अगर ए ने बी को के ऑफ़र को, तो फिर वो उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है तो फिर वो जो ऑफ़र है या जो भी एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अगर सिचुएशन इस तरह की है कि वहाँ पे जो एक्शन या बिहेवियर है वही एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। अब देखिए जो एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस होती है वो किस तरह से होती है, वो या तो रिटर्न में होएगी या उसको बोल के बता दिया जाएगा, उसको हम एक्सप्रेस्ड जो है एक्सेप्टेंस मानेंगे। दूसरी होती है इम्प्लाइड, वो हम कैसे मानी जाएगी या उसको हम कैसे समझते हैं, जो किसी के एक्शन या बिहेवियर से सामने दिखाई दे रही है उसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। उसको टैसिट एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है, TACIT, टैसिट एक्सेप्टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें फिर हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो बस का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। वो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सही बैठता है। एक बस खड़ी है और वहाँ पे उसमें बोर्ड लगा हुआ है कि ये बस जो है सिरसा से हिसार जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जो भी यात्री उसमें चढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी इस सिचुएशन का पता है कि ये सिरसा से हिसार जा रही है और वो अगर आके बैठ रहे हैं, उसके इस एक्शन से उनको सामने वाले को पता चल रहा है कि उन्होंने ये जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस होती है वो इम्प्लाइड होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है यहाँ पे वो है एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज़ नो एक्सेप्टेंस। अगर आपने कोई ऐसा एक्शन करा है जो आपको पता नहीं था कि ये ऐसा कोई प्रपोज़ल सामने वाले ने रखा है या नहीं रखा, उस बारे में कोई पता नहीं था और फिर आपसे कोई
ऐसा एक्शन हुआ है जिससे ये लग रहा है कि ये प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस हो सकती है, तो वो प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस ऐसी सिचुएशन में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था, वो किसी और चीज़ के लिए, या वो जनरल हम कह सकते हैं विदाउट किसी की नॉलेज के वो एक्शन किया गया था। जैसे हम इसमें लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का जो केस है वो साइट कर सकते हैं। ये हम पहले पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लालमन शुक्ला लालमन शुक्ला एम्प्लॉई था गौरी दत्त का, और गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो गुम हो गया था। उसने उसको लालमन शुक्ला को उनको खोजने के लिए भेज दिया था, और उसके बाद उसके ऊपर 500 रुपये का रिवार्ड रखा था। बाद में वो उसको ढूंढ लाता है, मिल जाता है, लेकिन उस वक्त तक लालमन शुक्ला को रिवार्ड के बारे में नहीं पता था। बाद में जैसे ही लालमन शुक्ला को रिवार्ड का पता चलता है, वो उनके ऊपर केस कर देता है कि उनको रिवार्ड चाहिए। अब कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जब वो ढूंढने के लिए गया था तब उसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था लालमन शुक्ला को कि ऐसा कोई रिवार्ड उन्होंने बताया भी है, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गए थे उस वक्त। तो इसलिए ये जो एक्शन लालमन शुक्ला ने करा था ये विदाउट इस नॉलेज के था कि उसके ऊपर कोई रिवार्ड है या नहीं, तो उसको हम कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। और ऐसे में जो गौरी दत्त है वो लालमन शुक्ला को वो 500 रुपये का रिवार्ड देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसके हम कहें रूल है वो है एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज़ मेड। ये यहाँ पे है स्टूडेंट्स, आप जब बुक्स देखेंगे तो उस बुक्स में जो भी बुक आपको रेफ़र करी गई है उसी का पेज है, यहाँ पे क्लियर नहीं आया है। बुक में आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि एक्सेप्टेंस जिस भी पर्सन के लिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट, एक्सेप्टेंस जिस भी पर्सन के सामने रखी गई है या ऑफ़र जिसको भी मेड जिसके लिए बनाया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा कोई पर्सन उसको ना एक्सेप्ट कर सकता ना रिजेक्ट कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स और विड्रॉल टू ऑफ एन ऑफर। जैसे यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर सिचुएशन टाइम बाउंड है तो जब तक कि उसका ऐसा ना हो कि टाइम लैप्स हो जाने के बाद फिर आप ये कहें कि अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। या वो ऑफ़र जब विड्रॉ हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं कि ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या सामने वाला अगर कह रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका जो टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो गई है। जैसे ए बी के लिए ऑफ़र रखता है कि वो 1000 रुपये में अपनी वॉच उसको बेच रहा है, अगर वो ख़रीदना चाहे तो 6 तारीख तक। अब वो 7 तारीख को कहता है बी कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, वो ऑफ़र उसने 6 तारीख तक रखा था, ऑफ़र का टाइम लैप्स हो गया है, इसके बाद वो उसको कहता है तो इसको नहीं माना जाएगा। तो ये रूल यहाँ पे डिस्कस हुआ है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स और विड्रॉल ऑन एन ऑफ़र। आप एक्सेप्टेंस जब भी रख रहे हैं वो टाइम ख़त्म होने से, लैप्स होने से और ऑफ़र के विड्रॉ होने से पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, अदरवाइज़ आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसके बाद है ये पॉइंट स्टूडेंट्स, मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस। अब देखिए मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस से मतलब है कि अगर आपने कोई बात सिर्फ दिमाग में सोच ली है, आपने ये सोच लिया है कि यह ऑफ़र आप एक्सेप्ट करेंगे और आपने आगे उसको कम्युनिकेट नहीं किया है, तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि ये किसी भी तरह का ऑफ़र था या कॉन्ट्रैक्ट था। यहाँ पर एक सिचुएशन डिस्कस कर रखी है, पावेल का केस जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि एक कमेटी थी और उन्होंने पावेल का इंटरव्यू लिया था स्कूल की किसी अपॉइंटमेंट के लिए, या कोई भी अपॉइंटमेंट की बात करी जा सकती है। तो वो जो कमेटी थी उसके एक मेंबर ने पावेल को बता दिया कि उसका जो जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया गया है वो उसको दे दी गई है, लेकिन अब तक स्कूल की तरफ से पावेल को कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी जो कमेटी है उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को वो ऑफ़र कर दिया। उसके बाद पावेल ने क्या किया, केस कर दिया स्कूल के अगेंस्ट कि ये पोस्ट उसकी थी और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। लेकिन जो कोर्ट था उन्होंने इस केस में ये फैसला दिया कि
क्योंकि पावेल को अभी कम्युनिकेट नहीं किया गया था तो दोनों के बीच में अभी कोई किसी भी तरह का हम कह सकते हैं ऑफ़र या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए स्कूल की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है पावेल की तरफ से। तो क्योंकि उसको बताया नहीं गया था, वो अभी उनके दिमाग में था, वो सोच रहे थे या उन्होंने रख रखा था, लेकिन उसको आगे कम्युनिकेट नहीं करा था। तो इस तरह से मेंटल एक्सेप्टेंस जो है उसको किसी भी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स वैलिड एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन। कि ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, किसी भी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन के बिना वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ एक ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें एक्सेप्टेंस को बिना कम्युनिकेशन के वैलिड माना जा सकता है। ऐसी सिचुएशन है व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ मेड टू एन एजेंट। अगर आपने अपना कोई एजेंट भेजा है और उसको कम्युनिकेशन या उसको बता दिया गया है कि आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और एजेंट को पता है, अब आगे एजेंट ने आके पार्टी को नहीं बताया तो ये पहले वाली पार्टी की गलती नहीं है। फॉर एग्जांपल पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी ए ने पार्टी बी को के जो एजेंट है उसको बता दिया है कि उन्होंने ऑफ़र जो भी बी ने उनको दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब एजेंट ने आगे जाके नहीं बताया तो ये पार्टी ए के पार्ट में मिस्टेक नहीं है, ये पार्टी बी के पार्ट में मिस्टेक है और उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि एजेंट को उसका कम्युनिकेशन किया जा चुका था। फिर इसके बाद है वेयर देयर इज़ अ वेवर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड। जहाँ पर आपने कम्युनिकेशन जो किया था वो एक्सप्लिसिट आपने बोल के कर दिया था या इम्प्लाइड मान्य था, ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपने बाय पोस्ट भेजा है तो उसमें भी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ यूनिलेटरल। कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट एक की तरफ से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को ये कहती हूँ कि मैं जो ये सर्विसेज है आपको 5 से 10 तारीख के बीच में दूंगी और आप जब भी चाहें आके ये सर्विसेज ले सकते हैं। तो अब ये मेरी तरफ से है, तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो जब भी चाहे आके ले सकता है। मैंने उसकी हाँ और ना मांगी ही नहीं है, मैं अपनी तरफ से सर्विसेज दे रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूनिलेटरल है, हमें दूसरे की एक्सेप्टेंस की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फिर ओपन रहेगा। व्हेन द कंडक्ट ऑफ द ऑफरर इम्प्लाइज हिज एक्सेप्टेंस। अब जो बिहेवियर है सामने वाले का उससे अगर आपको पता चल रहा है तो भी आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहेवियर वाला जो केस है स्टूडेंट्स, वही जो हमने पीछे बस वाला डिस्कस करा था कि बस जहाँ जा रही है वहाँ पे अगर पता है सामने वाले को और वो आके बैठ गया है तो अब उससे जाके ड्राइवर या कंडक्टर को पूछने या लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो लिखित में दे। अब वो आके अगर उस बस में बैठा है तो पता है बस जहाँ जाने वाली है वो वहीं जाना चाहता है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड मानी जाएगी, चाहे इन सिचुएशंस में कम्युनिकेशन किया है या नहीं किया है। इन सिचुएशंस के अलावा बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब तक कि कम्युनिकेशन नहीं हो जाता दोनों पार्टीज़ के बीच में तब तक उस ऑफ़र या प्रपोज़ल की एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन से ये मतलब है यहाँ पे कि प्रपोज़र जो है उसने कम्युनिकेशन भेज दी है और एक्सेप्टर को कम्युनिकेशन मिल गई है। इन दोनों सिचुएशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन और प्रपोज़ल या जो ऑफ़र है उसकी कम्युनिकेशन जब हो जाती है उसके बाद ही उसको कंप्लीट हम कहेंगे एग्रीमेंट माना जाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि प्रपोज़र की तरफ से कम्युनिकेशन कब किया हुआ माना जाएगा, जब वो मान लो एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, लेटर को लिख देता है, उसके ऊपर सही एड्रेस डाल देता है और उसको पोस्ट करवा देता है। अब जो सिचुएशन है वो प्रपोज़र की शक्तियों से बाहर है, अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी तरफ से जो होना था वो हो चुका था। इसका मतलब वो आगे आंसरेबल नहीं है और अपनी सारी सिचुएशंस को पूरा कर चुका है। प्रपोज़र की तरफ से जो भी सिचुएशंस होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक्सेप्टर जो है उसको वो तब तक बाउंड नहीं है जब तक उसको वो लेटर मिल नहीं जाता और वो उसको पढ़ नहीं लेता, तब तक एक्सेप्टर उस सिचुएशन को के लिए बाउंड नहीं है। तो अब इन दोनों सिचुएशन के बीच में एक सिचुएशन अराइज होती है कि जैसे ए ने कोई लेटर भेजा है बी को और बी को जब तक वो मिला नहीं है तब तक ए जो है उसके लिए मना कर सकता है, वो दोबारा से लेटर भेज के उसके लिए मना कर सकता है। उस सिचुएशन को हम रिवोकेशन कहते हैं। तो रिवोकेशन की सिचुएशन किस लिए आ रही है यहाँ पे बीच में, अभी ए जो है वो अपनी
जो भी एक्सेप्टेंस थी वो भेज चुका है बी को, बी तक वो पहुंची नहीं है, तो उससे पहले अगर वो मना करना चाहता है तो वो कर सकता है। इस वजह से ये सिचुएशन आई है। लेकिन अगर आमने सामने बात हो रही है तब ऐसी सिचुएशन नहीं आती। मान लो एक टेबल है, टेबल के आमने सामने बैठ के दो पार्टीज बात कर रही हैं, तो वो साथ की साथ ही कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन सब कुछ साथ की साथ हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इस सिचुएशन में ये सिचुएशन अराइज हो सकती है रिवोकेशन की। रिवोकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? रिकॉलिंग और विड्रॉल, टेकिंग बैक। आप जो करना चाहते थे अब आप वो नहीं करना चाहते हो और उसको विड्रॉ कर लेते हो, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं रिवोकेशन। तो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बताया हुआ है कि रिवोकेशन क्या है। एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज रिवोकिंग एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिचुएशन है पहली, एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ रिवोकिंग, जो उसको कॉल बैक कर रहा है उसके लिए ये सिचुएशन कब कंप्लीट हो जाती है? जब वो सामने वाले को इन्फॉर्म कर देता है इसके लिए। इससे पहले कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, अगर वो उससे पहले ही कर देता है तो उसको रिवोकिंग माना जाएगा, पर बाद में नहीं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए बी को कहता है कि वो उसको 2000 रुपये में घोड़ा बेचना चाहता है। अब वो ए उसको टेलीग्राम के थ्रू ये सूचना देता है। अब टेलीग्राम ए बी के पास पहुंचने से पहले ही वो अगर ये कह देता है कि वो नहीं खरीदना चाहता तो ये रिवोकिंग मानी जाएगी। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन है एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसके लिए इसको, इस चीज़ को रखा गया था, उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे बी के लिए था, ये जो ऑफ़र था वो बी के लिए और ए इसको रिवोक करना चाहता था। तो ए की तरफ से रिवोक तब माना जाएगा जब ए टेलीग्राम में लिख के उसको पोस्ट कर देता है। अब उसने पोस्ट कर दिया है, वही बात ख़त्म हो गई है। अब मान लो जो पोस्टल अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से कोई डिले होता है या कहीं वो गुम हो जाता है जो लेटर था, तो उसके लिए ए जिम्मेवार नहीं माना जाएगा। और बी के लिए ये कब कंप्लीट माना जाएगा? जब बी को वो लेटर मिल जाता है, उनके लिए तब कंप्लीट माना जाएगा रिवोकल। तो रिवोकल इन दोनों सिचुएशन में जो हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से रिवोकेशन की सिचुएशन कंप्लीट होती है। अब उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब देखिए रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का जो यहाँ पे मतलब बताया हुआ है, ए प्रपोजल मे बी रिवॉक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई है तब तक वो उसको रिवोक कर सकता है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट, एंड नोट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं कर सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। ए जो है वो बी को ये लेटर भेजता है कि वो अपना घर, ए सेंड्स अ लेटर टू बी प्रपोजिंग दैट ही विल बाय हिज हाउस। ए जो है वो बी को लेटर भेजता है कि वो उसका घर खरीदना चाहता है। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर। बी जो है वो ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। ए कैन रिवोक हिज प्रपोजल। ए अपना जो प्रपोजल है वो वापस तब तक ले सकता है जब तक कि बी इस चीज़ को पोस्ट नहीं करवा चुका था लिख के, या वो इसको वापस नहीं ले चुका। अगर बी ने हाँ का लेटर जो है वो ए को पोस्ट कर दिया है तो अब प्रपोजल हो चुका है और ए उसको रिवोक नहीं करवा सकता। मैं इसको ये जो सिचुएशन है मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, ए सेंड्स अ लेटर टू बी प्रपोजिंग दैट ही विल बाय हिज हाउस। ए एक लेटर भेजता है बी को कि वो उसका घर खरीदना चाहता है। बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल। बी जो है वो ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है बाय लेटर, लेटर के थ्रू। ए कैन रिवोक हिज प्रपोजल। अब ए जो है वो उसका प्रपोजल रिवोक कर सकता है। रिवोक का मतलब वो वापस ले सकता है उसको। बिफोर बी हैज़ पोस्टेड हिज एक्सेप्टेंस टू ए। जब तक कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस ए को लिख के पोस्ट नहीं करवा दी थी। लेकिन अगर वो लिख के पोस्ट करवा चुका है तो उसके बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। इसके बाद है नेक्स्ट थिंग, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट, ये बात हो रही थी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की। इसके बाद है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।
रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल से मतलब प्रपोजल को हम बाय बैक ले रहे हैं और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से मतलब हम एक्सेप्टेंस को बाय बैक ले रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन में कहा गया है, सेम ही बात कही गई है यही, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवॉक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जो भी उसका एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट जब तक एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाद में नहीं ले सकते। यहाँ पे भी ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सेंड्स अ लेटर टू बी प्रपोजिंग दैट ही विल बाय हिज हाउस। ए जो है वो बी को एक लेटर भेजता है कि ए सेंड्स अ लेटर टू बी प्रपोजिंग दैट ही विल बाय हिज हाउस, कि वो उसका घर खरीदेगा। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर, बी उसको उसका जो प्रपोजल है उसको लेटर के थ्रू एक्सेप्ट कर लेता है। बी कैन रिवॉक हिज एक्सेप्टेंस, अब जो बी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है टेलीग्राफिकली, कब? जब तक कि ए को वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिल जाता, उसके बाद नहीं। तो अब ये देखिए, ये जो सिचुएशन है ये इंग्लिश लॉ से डिफरेंस है यहाँ पे हमारी वाली में और इंग्लिश लॉ में। जो ब्रिटिश लॉ है वो ये कहता है कि जब आपने जो लेटर था वो आपने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर, जैसे यहाँ पे बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर जब पोस्ट कर दिया था तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था और अब बी ये नहीं सोच सकता कि अब तक ए को नहीं मिला है और उससे पहले मैं रिवोक कर दूं। लेकिन इंडियन जो पीनल कोड है वो इसके लिए हमें हमारे लिए वहाँ पे प्रोविज़न बना रखा है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में, इंडियन पीनल कोड में, दोनों में डिफरेंट है। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर। अगर आप ऑफर को लैप्स या रीवॉक करवाना चाह रहे हैं तो फिर उसकी यहाँ पे सिचुएशंस बता रखी हैं। एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल नीड्स टू बी मेड इफेक्टिव बिफोर इट लैप्स, यानी कि यहाँ पे लैप्स की बात हो रखी है। अगर टाइम जो है वो, यहाँ पे हम मोड्स डिस्कस करेंगे अब। एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल नीड्स टू बी मेड इफेक्टिव बिफोर इट लैप्सेस, इससे पहले कि वो लैप्स हो उससे पहले आपको जो एक्सेप्टेंस है वो, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल नीड्स टू बी मेड इफेक्टिव, कब तक इफेक्टिव बनानी होती है? जब तक उसका जो टाइम है वो लैप्स ना हो जाए। आफ्टर द प्रपोजल हैज़ लैप्स्ड, अगर प्रपोजल लैप्स हो चुका है, नो लॉ कैन एनफोर्स इट्स एक्सेप्टेंस, कोई भी कानून आपको इन्फोर्स नहीं करवा सकता कि आप उसको एक्सेप्ट करें। अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने पहला पॉइंट बताया है कि नोटिस के थ्रू, बाय नोटिस आप उसकी सूचना दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ए प्रपोजर कैन रिवोक हिज प्रपोजल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय सेंडिंग अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आप एक रिवोकेशन का नोटिस सेंड करके प्रपोजल की रिवोकेशन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा जो नोटिस है दैट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर हो वो और कोई भी एम्बिगुइटी उसके बारे में या उसमें ना हो। वो बात आप बोल के भी कह सकते हैं, बाय लेटर, बाय टेलीग्राम, बाय टेलीफोन, किसी भी थ्रू, किसी भी के मीडियम से कह सकते हैं, या आपके बिहेवियर से और एक्शन से वो अगर दिख रही है तो भी वो समझी जाएगी। द नोटिस फॉर द रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन हु हैज़ मेड द ऑफर और बाय हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा अगर आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी अगर वो कहलवा देते हैं तो भी उसको वैलिड माना जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट इसका जो मोड है वो डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे है बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है इफ़ द प्रपोजल हैज़ अ टाइम लिमिट फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और वो टाइम लिमिट जो है स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट चली गई है उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है हेड वर्सेस डिक्लिन का। हेड ने डिक्लिन को ऑफ़र किया था कि वो अगले 3 दिनों में अपनी ऊन उसको बेचना चाहता है। उसने 3 दिन तक उसका वेट करा, फिर वो अगर नहीं आया तो फिर उसने किसी दूसरे कस्टमर को बेच दी, क्योंकि यहाँ पे स्टिपुलेटेड टाइम की बात हुई है और स्टिपुलेटेड टाइम में या उन टाइम लिमिट्स में उस ऑफ़र को सामने वाले ने नहीं माना तो फिर उसको उसकी तरफ से ये माना गया कि उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद है यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे टाइम लिमिट नहीं दी हुई उस सिचुएशन में हम क्या क्या करेंगे, किस चीज़ को मानेंगे कि ये सही, इतने टाइम के बाद हम कह सकते हैं कि ये टाइम लिमिट जा चुकी है। जैसे कि
ये है राम्सगेट विक्टोरिया होटल और मोंटेफायरे का जो सिचुएशन है। मोंटेफायरे ऑफर टू टेक शेयर्स इन द कंपनी ऑन 8 जून को उनको शेयर ऑफर हुए थे, लेकिन कंपनी की तरफ से 26 नवंबर को उनको लेटर मिला और फिर उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप है। तो कोर्ट ने भी ये माना कि टाइम जो है यहाँ पे रीजनेबल टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया इस सिचुएशन में। तो जैसे 8 जून और 26 नवंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 महीने की बात हो गई। इसी तरह की अगर हमने कोई एक्सेप्टेंस बतानी है तो ऐसे सिचुएशन में 1 या 2 महीने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया जाता है। 6 महीने के बाद की अगर बात करी जा रही है तो फिर ऐसे सिचुएशन में टाइम लैप्स माना जा सकता है। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन असेंशियल प्री कंडीशन। अगर किसी प्री कंडीशन की बात हुई थी और वो नहीं मानी जा रही है वहाँ पे, तो भी ऑफर को लैप्स मान लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है, ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है 1 लाख रुपए में, लेकिन वो तब बेचना चाहता है जब ए पहले उसको एडवांस में बी उसको 10,000 रुपये दे। अब वो 10,000 रुपये 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस में उसने बात की थी और वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ऑफ़र जो है वो लैप्स माना जाएगा। फिर इसके बाद है बाय डेथ और इंसेंटी ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर ने अगर कोई बात कही है कि वो इस तरह के किसी ऑफ़र में या एग्रीमेंट में जाना चाहता है और उस प्रपोज़र की डेथ हो गई है, तो उसके बाद अपने आप ही ये मान लिया जाता है कि ये जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें एक रूल है। इंग्लिश लॉ इज़ अ लिटिल डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, इवन इफ एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर, इट स्टिल कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जबकि इंडियन जो है उस एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर इग्नोरेंस में एक्सेप्ट कर लिया गया है तो फिर उसको वैलिड माना जाएगा। पर इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि चाहे इग्नोरेंस में ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है, अगर जो प्रपोजर है उसकी डेथ हो चुकी है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट है जो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर सामने वाले को नहीं पता था कि प्रपोजर मर चुका है तो उसने उसकी इग्नोरेंस में अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको वैलिड माना जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों लॉज में। फिर इसके बाद है लैप्स किस सिचुएशन में हो सकता है, बाय काउंटर प्रपोजल में। काउंटर प्रपोजल कैसे, जैसे सामने वाला अपनी तरफ से एक प्रपोजल रख देता है तो पहले वाला जो प्रपोजल है वो अपने आप ही लैप्स हो जाता है। जैसे ए बी को कहता है कि ए ऑफर टू सेल हिज स्कूटर टू बी फॉर 5,000 रुपीज़। ए बी को 5,000 रुपये में अपना स्कूटर बेचना चाहता है, लेकिन बी कहता है कि मैं 4,500 रुपये में खरीदूंगा। अब अगर ये बात कही जाए तो यहाँ पे जो ए का ओरिजिनल प्रपोजल था वो तो लैप्स हो गया है। अब जो अगर वो मान भी जाते हैं तो ये एक नया प्रपोजल बनेगा जो 4,500 रुपये के कंसिडरेशन पे बन रहा है। इसके बाद है नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। जिस भी मोड की बात करी गई थी अगर उस मोड में एज इट इज़ उसको नहीं माना गया है तो फिर उसको अपने आप ही लैप्स समझ लिया जाएगा। अगर किसी दूसरी सिचुएशंस में उनको माना गया है या जो इनिशियल कंडीशंस थी उनको पूरा नहीं करा गया है, उसके अलावा उसको माना जा रहा है या उस स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं माना जा रहा, तो फिर हम ये मानेंगे कि वो जो ऑफ़र है वो अपने आप लैप्स हो गया है। फिर उसके बाद है हाँ, इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए ए बी को कहता है कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, बी जो और साथ में ये भी कहता है कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। अब बी उसको लेटर के थ्रू बताता है, टेलीग्राम के थ्रू नहीं बताता। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड जो मोड है वो फॉलो नहीं हुआ तो ए बाउंड नहीं है, वो चाहे तो मना कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है द लॉ बीइंग चेंज्ड। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ़ देर इज़ अ चेंज इन लॉ। अगर कानून में ही कोई बदलाव आ गया है और उसकी वजह से वो जो ऑफ़र है वो इलीगल हो गया है या इनकैपेबल हो गया है परफॉर्मेंस या कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप ही वो ऑफ़र जो है वो लैप्स हो जाता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो लैप्स ऑफ हम कहें ऑर्डर की हैं, इस ऑफ़र की हैं कि किन किन सिचुएशन में ऑफ़र लैप्स हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस या इनको हम कह सकते हैं कुछ
एक्सेप्शंस जो होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो है वो दी हुई है, व्हेन द कंडीशन to the contract are given, the offeree will not be bound by such conditions that the offerer might like to impose on the offeree। अब देखिए क्या कहा हुआ है यहाँ पे कि कंडीशंस जो दी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफरी उनके लिए बाउंड नहीं है अगर वो एक्स्ट्रा कोई कंडीशन उनके ऊपर इम्पोज करना चाहता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है सामने वाले को, अगर उसको पता है उसके अंदर क्या है तो वो उनके लिए बाउंड है, अगर नहीं पता तो वो उनके लिए बाउंड नहीं है। अगर उसके ऊपर प्रिंटेड है और सामने वाले ने उसको पूरी कोशिश करी है समझाने की और पूरे एफर्ट्स करे हैं तो वो बाउंड है। लेकिन अगर उस सामने वाले ने कोई उसके लिए किसी भी तरह के एफर्ट्स भी नहीं करे हैं तो वो उसके लिए बाउंड नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक रेलवे टिकट के ऊपर बैक पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, किसी ने अगर वो टिकट खरीद ली है तो यहाँ पर ये समराइज़ करा हुआ है एक केस को लेके कि ज़रूरी नहीं है कि ये माना जाएगा कि सामने वाला वो जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनको लेके बाउंड है। जैसे वाज द पर्सन एक्सेप्टिंग द टिकट अवेयर दैट देयर आर कंडीशंस प्रिंटेड ऑन इट, क्या उस पर्सन को पहले से पता था कि कुछ एक कंडीशंस इसके ऊपर लिखी हुई हैं, क्या उसको ये पता था कि ये जो प्रिंटेड टिकट है ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करी हुई है और उस ट्रेन में ट्रेवल करने या कि सोचने से पहले या उसमें जाने से पहले ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बन गया है। या डिड द ऑफरर मेक एनी एफर्ट टू मेक हिम अवेयर, क्या उसको बताने की कोशिश करी गई थी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अगर कोशिश की गई थी और उसको पता था तो ये माना जाएगा कि वो बाउंड है उन चीज़ों को लेके, और अगर उसको नहीं पता था तो फिर उनको उन सभी सिचुएशंस के लिए या उन सभी स्पेशल कंडीशंस के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये स्पेशल कंडीशंस की बात थी। उसके बाद सिचुएशन यहाँ पे कुछ लीडिंग केस डिस्कस कर रखे हैं, जैसे मैंने ये आपको अभी बताया है टिकट वाला, वैसे से ही केस है ये, आप अपनी बुक में पढ़ के कोई भी केस है आप इनमें से लिख सकते हैं। कई बार जो ये केस है ये बाय नेम भी आ जाते हैं, तो आप ये लीडिंग केस जितने भी बुक में दिए हुए हैं ये सारे एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद है अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। जब हम बात कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई तीसरा पर्सन है वो स्ट्रेंजर माना जाता है इसमें। जैसे ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया, ए ने कहा कि मैं तुम्हें घड़ी बेचना चाहता हूँ 150 रुपये में, बी ने कहा मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो अब ये जो एग्रीमेंट या ऑफ़र है ए और बी के बीच में है। अगर सी कहता है कि मैं ये घड़ी खरीदना चाहता हूँ, अब सी जो है, या फिर सी ये कहता है कि मैं बी की तरफ से ए के ऊपर कोई केस करना चाहता हूँ, तो सी यहाँ पर थर्ड पार्टी माना जाता है। सी उसके लिए कोई केस नहीं कर सकता। दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ए बी के ऊपर कर सकता है और बी ए के ऊपर कर सकता है। सी इसमें थर्ड पार्टी माना जाएगा, सी को स्ट्रेंजर माना जाएगा, और सी यहाँ पर कोई किसी तरह का केस किसी के भी अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दी हुई थी, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। कोई भी स्ट्रेंजर जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी भी तरह का केस नहीं कर सकता। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग है इसमें एक्सेप्शंस टू द रूल। इस रूल को लेके, ये जो हम स्ट्रेंजर की बात कर रहे हैं, इस रूल को लेके कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट एग्रीमेंट, अ पर्सन इन हुज फेवर और interest is immovable property has been created can enforce it even though ही इज़ नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बेनिफिशियरी है उस ट्रस्ट में, जैसे ट्रस्ट के एग्रीमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे जैसे ए ने बी के लिए या ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसमें जो बेनिफिशियरी है वो सी है, पर वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं है, तो वो उसके लिए सू कर सकता है। तीसरी बात है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईस्टॉपल। यहाँ पे क्या बात हुई है कि अगर तीसरी पार्टी को लेके पहले वाली दो पार्टियों में से कोई किसी चीज़ के लिए बाध्य है
तो फिर वो जो तीसरी पार्टी है वो वहाँ पे सू कर सकती है, या कोई लीगल अगर किसी भी तरह का स्टेप लेना चाहती है तो ले सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। अगर ए को पैसे मिले हैं बी की तरफ से सी को देने के लिए और सी को ये बात पता है, तो सी उन पैसे की डिमांड कर सकता है ए से। तो ये एक्नॉलेजमेंट की बात थी। थर्ड सिचुएशन जो है वहाँ पे, थर्ड सिचुएशन है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्ट में गए हो तो यहाँ पर भी एजेंट के थ्रू गए हैं, लेकिन वो गया किसके बिहाफ पे है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। जो एजेंट जो है वो काम किसके बिहाफ पे करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। तो द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिज एजेंट। प्रिंसिपल चाहे तो इन्फोर्स कर सकता है सामने वाले को। यहाँ पर लगेगा कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी है, लेकिन प्रिंसिपल थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही एजेंट जो है वो कोई काम कर रहा होता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, अगर मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन या फिर किन्हीं और फैमिली अरेंजमेंट्स की बात आती है, तो जो भी उसका बेनिफिशियरी है या उससे जो इफेक्ट हो रहा है वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता है चाहे नहीं आता है, वो उसमें ऐसे सिचुएशन में कोई लीगल स्टेप ले सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि दो भाई हैं जिन्होंने अपनी माँ की मेंटेनेंस के लिए इक्वल पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात कही थी, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कोई एक भी नकार देता है तो वो जो उन दोनों की माँ है वो, हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है, लेकिन वो चाहे तो इसके अगेंस्ट केस कर सकती है। तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस थी इस चीज़ को लेके। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और टेलेक्स। अगर टेलीफोन या टेलेक्स के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो वैसे ही माने जाते हैं जैसे एक टेबल के आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसमें एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन सेम उसी तरह से मानी जाती है जैसे पहले वाले केस में मानी जाती है। लेकिन ये माना जाता है कि सामने वाली जो पार्टी है उसने अच्छे से जो है उस चीज़ को सुन लिया है, और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वॉइस में या किसी भी तरह का नॉइज़ वहाँ पे नहीं था। सामने वाला अगर ये रिपीट कर देता है कि हाँ मैंने इस बात को सुन लिया है, और वो भी रिपीट कर देता है, और तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर। मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी भी तरह का कि हम फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे, तो वो जब तक उससे रिलेटेड सारी चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती तब तक वो सिंपल एक एग्रीमेंट होगा और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सेज टू बी दैट ही विल नेगोशिएट टू बाय हिज हाउस आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद वो उसके घर को खरीदने को लेके नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब दोनों ही पार्टीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, और कोई भी किसी भी तरह की कंडीशंस जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई हैं। जब तक कंडीशंस फाइनलाइज नहीं हुई हैं तब तक हम इसको क्या मानेंगे कि ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सिंपल एक एग्रीमेंट है और इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो इसके साथ ही ये जो हमारा चैप्टर था ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, वो पूरा डिस्कस हो गया है। मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।